होस्ट अर्पित त्रिपाठी और आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूं हिस्ट्री के हमारे न्यू वीडियो में। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे से चल रही होगी। एग्जाम्स जो हैं रिस्पेक्टिव ईयर्स में जब भी आपके होंगे, आप सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। एंड इससे पिछले वाले लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 जो है स्टार्ट कर लिया था। काफी बड़ा वीडियो हो गया था। उसमें लगभग फर्स्ट वीडियो जो है मेरा, इसमें करीबन 25 मिनट्स का वो आया है। एंड उस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने लॉर्ड बुद्धा के बारे में, उनकी टीचिंग्स कैसे थी, किस तरह से उनका जन्म हुआ था, किस तरह से उनकी डेथ हुई, उसके बीच में उन्होंने किस तरह से सब कुछ एस्टेब्लिश किया, वो सब हमने जो है अच्छे मैनर में देखा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे उपनिषद के बारे में और इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं हम वापस कंटिन्यू करेंगे। ये स्लाइड नंबर 1 है। सेकंड स्लाइड में हम और कंटिन्यू करेंगे उपनिषद के बारे में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि उपनिषद क्या है। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप जाके देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम उपनिषद स्टार्ट करते हैं। उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब होता था अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब अप्रोच करना और पास में बैठ के डिस्कशंस करना। ठीक है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन। और उसमें क्या होता था, टेक्स्ट में कंटेन कन्वर्सेशंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड सिंपल डायलॉग्स। उपनिषद में क्या होता था कि कन्वर्सेशंस होती थी, वार्तालाप होता था, कम्युनिकेशन होता था बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड सिंपल डायलॉग्स। सिंपल लैंग्वेजेस में जो है कम्युनिकेशन होता था, जिसको जो है आगे नोट डाउन करते थे। देन दे हैड आंसर्स रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ। और उसमें क्या होता था, लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड आंसर्स जो है डिस्कशन करे जाता था। व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, डेथ क्या होती है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, मरने के बाद क्या होता है, डेथ के बाद में क्या होता है, व्हाट सैक्रिफाइसेस इज टू बी परफॉर्म, और कौन कौन से सैक्रिफाइसेस जो है परफॉर्म करे जाते हैं। तो उपनिषद में क्या होता था कि उपनिषद में एक कन्वर्सेशन होती थी बिटवीन कोई भी दो जने हैं, और एक वो ठोस वाक्यांश आप कह सकते हो, एक प्रूफ कह सकते हो, एक एविडेंस कह सकते हो, ठीक है, जिसमें लाइफ और डेथ के बारे में जो है लिखा हुआ होता था, डिस्क्रिप्शन होते थे। ठीक है, एंड ये सवालों के ऊपर कई बार आंसर भी दिए गए हैं कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, व्हाट इज डेथ, की मृत्यु क्या होती है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में क्या होता है, एंड what are the all what happens after death and what sacrifices should be performed, और क्या क्या sacrifices जो है परफॉर्म करे जाते हैं। तो ये कुछ जीवन की सच्चाई हैं जो उपनिषद में जो है देखने को हमें मिलती हैं। उसके बाद में many of thinkers felt, कई सारे जो थिंकर्स होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हो गए या कोई भी आप कह सकते हैं जिन्होंने सब कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव करी है पुराने समय में, हिस्टोरियंस हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, कई सारे प्रोफेशनल थिंकर्स, रिसर्चर्स, उनको ऐसा लगता है, दे फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट, कुछ एक ऐसी चीज है जो परमानेंट है, ठीक है, जिसका एविडेंस है, जिसकी हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस कभी भी नहीं खत्म कर सकते, इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन डेथ, और वो डेथ होने के बाद भी एग्जिस्ट करती है और प्रैक्टिस में रहती है, मतलब उसका कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस होता है। वो क्या चीज है, दे डिस्क्राइब दिस, उन्होंने जो थिंकर्स है, रिसर्चर्स है, उन्होंने डिस्क्राइब किया वो चीज जो डेथ के बाद भी एग्जिस्टेंस में होती है, दैट इज कॉल्ड आत्मा। ठीक है, अंदर हमारा स्पिरिट, सोल, ठीक है, और द इंडिविजुअल, कोई एक अकेला व्यक्ति, और ब्रह्म, ठीक है, और द यूनिवर्सल सोल। कुल मिला के इन सब बातों के कहने का मतलब है कि कई सारे थिंकर्स को ऐसा लगता है कि अगर जब भी मनुष्य जो है कि डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद भी एक कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस रहता है किसी चीज का। उस एग्जिस्टेंस, उस चीज को जो है आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आत्मा के साथ में सोल, उसको स्पिरिट, उसका एग्जिस्टेंस जो है होता है। कई सारे थिंकर्स को ऐसा लगता है जो यूनिवर्स में परमानेंट है। ओके, फिर दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ आर सेम, और उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है लगभग सेम है। ओके, हम इस पॉइंट को वापस देखते हैं, देखिएगा। Many of thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even death.
कई सारे थिंकर्स को ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्स में कुछ चीज परमानेंट है, इवन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी वो चीज परमानेंट होती है। दे डिस्क्राइब्ड दिस एज, उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है एज आत्मा, सोल, या फिर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, और द यूनिवर्सल सोल, या फिर आप उसको यूनिवर्सल सोल भी कह सकते हैं। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आर सेम, और उनको ये बिलीव होता है, उनका ये माना गया है, एक ये कह सकते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन है कि बोथ जो है दोनों के दोनों सेम है। उसके बाद में मोस्ट थिंकर्स वर मैन, कई सारे जितने भी थिंकर्स होते हैं वो मेंस थे, जो ब्राह्मण कह सकते हैं, राजास कह सकते हैं, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स, थिंकर्स, उस समय के प्रोफेशनल्स जो होते थे। मैनी वर ऑल्सो वुमेन, कई साथ में मतलब राजास और ब्राह्मण्स के बाद में कई सारे थिंकर्स जिन्होंने अपनी जो चीजें डिराइव करी हैं वो वुमेन्स भी होती थी, जैसे गर्गी, अ फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन इन द डिबेट्स इन द रॉयल कोर्ट। गर्गी जो है पुराने टाइम में, राजाओं के समय में एक प्रसिद्ध महिला थी जिन्होंने अपनी लर्निंग्स, अपनी जो भी उनकी नॉलेज थी, जो उन्होंने डिराइव करी थी ऑब्जर्वेशंस के साथ में, ठीक है, और उन्होंने जो रॉयल कोर्ट्स होते थे और जो राज दरबार होते थे, राजाओं के महल होते थे, उसमें जो उनकी सभा होती थी, उसमें टैक्सेशन की पॉलिसी को लेके, नीति को लेके, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी फॉरेन से, मतलब फॉरेन से मेरे कहने का मतलब है कोई भी बाहर के राज्य से किसी चीज के ट्रेड में कोई आना है, किसी को रोकना है, किसी भी तरह की कोई भी डिबेट होती थी, तो इन्होंने, गर्गी ने बहुत पार्टिसिपेशन उसमें लिया है, ठीक है। तो कई सारे थिंकर्स जो थे उसमें ब्राह्मण्स भी थे, राजास भी थे, और वुमेन भी थी। देन पुअर पीपल वर रेयरली अलाउड टू टेक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। अब जो गरीब लोग होते थे, पुअर पीपल होते थे, उनको बहुत रेयरली अलाउ किया जाता था इन चीजों में पार्ट लेने के लिए। मतलब जो पुअर पीपल होते थे, दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन, इन डिस्कशंस में उनको पार्ट लेना अलाउड नहीं था। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जवाला, एक जो इसका सबसे फेमस एक्सेप्शन है वो है सत्यकामा जवाला, ठीक है, हु नेम्ड आफ्टर हिज मदर अ स्लेव वुमेन जवाली, जो अपनी मां के नाम के ऊपर जिसका नाम रखा गया है, एक स्लेव वुमेन थी जवाली, उसके ऊपर सत्यकामा जवाला का नाम रखा गया है, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन है। हम वापस देखते हैं इस पॉइंट को। पुअर पीपल वर रेयरली अलाउड टू टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन, जो गरीब लोग होते थे उनको रेयरली अलाउ किया जाता था इन डिस्कशंस में पार्ट लेने के लिए। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जवाला, सत्यकामा जवाला जो था एक इसका फेमस एक्सेप्शन है, उनका नाम अपनी मदर के नाम पे रखा गया जो कि एक स्लेव वुमेन थी, जवाली, ठीक है। गाइस हमारे इस वाली स्लाइड में अभी इतना ही है। अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम उपनिषद को खत्म करेंगे, फिर हमारा ये वाला वीडियो खत्म हो जाएगा। तो आपको टाइम दे रहा हूं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज नोट कर लीजिए। तो चलिए गाइस हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली स्लाइड में अगर नहीं लिखा है तो प्लीज पॉज कर लीजिए, बैक कर लीजिए थोड़ा सा, उसको पॉज करके फिर लिख लीजिए। और अगर आपने अभी तक इस वाली स्लाइड को भी नहीं लिखा है तो आप प्लीज इस वाली स्लाइड को भी लिख लीजिए। मैं आपको समय दे देता हूं, थोड़ा पॉज करके उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट स्लाइड्स में हम पढ़ रहे थे उपनिषद के बारे में, और उपनिषद को फिर हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। मेनी ऑफ द अदर आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस शंकराचार्य। जो शंकराचार्य, जो श्री शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने उपनिषद के लेटर आइडियाज को डेवलप किया कि उपनिषद किस तरह से एक लाइफ में, एक इंडिविजुअल की लाइफ में, एक किसी भी हाउस होल्ड की लाइफ में किस तरह से जो है आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या किस तरह से उसका उपयोग आ सकता है जिससे जीवन और बेहतर बन सके। शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने आगे इसको और डेवलप किया। अब हम आगे पढ़ते हैं। मैनी स्कॉलर्स एट दैट टाइम, उस टाइम के कई सारे स्कॉलर्स वर एंगेज्ड इन मैनी डिफरेंट वर्क्स, ठीक है।
उस समय के जो स्कॉलर्स थे वो कई सारे अलग अलग कामों में जो एंगेज थे। यूज लाइक पाणिनि हु प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर संस्कृत, जो पाणिनि है उन्होंने ग्रामर जो है प्रिपेयर करी थी संस्कृत के लिए। ही अरेंज्ड वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया। इन पॉइंट्स को हम वापस देखते हैं। Many of the other ideas of Upanishads were later developed by the famous शंकराचार्य। जो फेमस शंकराचार्य जी हैं उन्होंने इस आइडियाज को लेटर, उपनिषद के आइडियाज को लेटर बहुत डेवलप किया, ठीक है, कि ये एक इंसान की जिंदगी को और बेहतर कैसे बना सकता है, ठीक है। Many scholars at that time were engaged in different works। कई सारे स्कॉलर्स जो थे उस समय अलग अलग कार्यों में, अपने अलग अलग कामों में जो थे इन्वॉल्व थे। लाइक पाणिनि हु प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर संस्कृत, जो पाणिनि है उन्होंने जैसे ग्रामर प्रिपेयर करी संस्कृत के लिए। ही अरेंज्ड वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन स्पेशल ऑर्डर, और उन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया है। अब उसके बाद में 4 आश्रम्स फेजेस ऑफ लाइफ, जीवन को 4 भाग्यों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। उपनिषद में जीवन को मतलब एक इंडिविजुअल की लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो 4 पार्ट्स? वो हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ये क्या है हम इनको देखते हैं। उससे पहले 4 आश्रम्स फेजेस ऑफ लाइफ वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर एवरीवन टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। और इन आश्रम्स को फॉलो करने के बाद में, इन 4 फेजेस को फॉलो करने के बाद में एक कोई भी इंडिविजुअल जो है अपनी जिंदगी में एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है, मतलब वो अपनी जिंदगी जीने का मतलब समझ सकता है, ठीक है। कौन कौन से वो 4 फेजेस हैं? एक है ब्रह्मचर्य टिल 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जो एक इंडिविजुअल का एज होती है, जन्म होता है, जन्म से लेके 25 साल तक की जो उम्र होती है वो ब्रह्मचर्य के अंडर में आती है, ठीक है। उस लाइफ में एक इंसान का क्या कर्तव्य होता है, क्या उसको करना चाहिए? टू लीड अ सिंपल लाइफ, एकदम सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए। एंड स्टडी ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ एज, एक सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए। उपनिषद के हिसाब से ब्रह्मचार्य का जब समय है 0 से लेके 25 ईयर्स ऑफ एज तक में एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, सिंपल नॉर्मल इंडिविजुअल की, ठीक है। उसके साथ में पढ़ाई करनी चाहिए, अपने आप को और काबिल बनाना चाहिए, ठीक है, और एक लाइफ में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। उसके बाद में जब 25 साल का इंसान हो जाता है तो 25 से लेके 50 साल तक की जो एज है उसको गृहस्थ में, जो मतलब गृहस्थी जिसको हम कह सकते हैं गृहस्थी, उसमें जो है डिराइव करा गया है। वो कौन सी ईयर्स ऑफ एज होती है? वो 25 से लेके 50 ईयर्स ऑफ एज के बीच में जो इंसान होता है वो गृहस्थ में आता है। उसमें क्या होता है? टू मैरी, मतलब ये वो उम्र होती है जहां पर एक इंसान को शादी करनी चाहिए। एंड लिव एज हाउस होल्ड्स, और शादी करके घर बार संभालना चाहिए और घर में रहना चाहिए, काम काज पे जाना चाहिए। ये उसका गृहस्थी टाइप हो गया पूरा, अपने इंडिविजुअल के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में रह रहा है 25 से 50 साल तक की एज में। अब इसके बाद में क्या होता है? वानप्रस्थ, वो होती है 25 से 75 साल की एज। अब कोई भी एक इंसान है वो अगर 50 साल से ऊपर हो जाता है तो 50 साल से लेकर 75 साल तक की जो एज होती है वो वानप्रस्थ में आती है। वानप्रस्थ में क्या होता है? टू लिव इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगलों में रहने वाला, एंड मेडिटेट, और मेडिटेट करता हो जो मतलब जंगलों में रहता है, टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, और मेडिटेट करता हो। मतलब 50 से लेके 75 साल की उम्र में एक इंसान का कर्तव्य क्या हो जाता है कि वो जंगलों में जाए और वहां पे जाके जीवन की सच्चाइयों को और अच्छे से जाने उपनिषद के हिसाब से, और मेडिटेट करे। लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ आती है, वो होती है संन्यास, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्रॉम 75 ईयर्स टिल डेथ। अब कोई भी इंसान जब 75 साल से लेके जब तक वो जिंदा है तो वो उस समय में उसका जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? टू गिव अप एवरीथिंग, सब कुछ वो त्याग दे, जो भी उसके पास में मोह माया है, पैसा, धन, दौलत, जायदाद, जो भी है सब कुछ त्याग दे। एंड बिकम अ सन्यासी, और एक सन्यासी बन जाए, जीवन की सच्चाइयों को जाने, मेडिटेट करे, और बिल्कुल सन्यासी के रूप में वो अपने जीवन का व्यापन करे जब तक कि वो जिंदा है। तो गाइस, ये कुछ उपनिषद के बारे में जीवन को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। ब्रह्मचार्य जिसमें 25 साल तक की एज में होते हैं,
गृहस्थ जिसमें 25 से 50 तक की एज ईयर्स में होते हैं, वानप्रस्थ 50 से 75 साल तक होते हैं, फिर संन्यास जो 75 ईयर से लेके जब तक इंसान जिंदा है। ब्रह्मचार्य में क्या होता है कि अर्ली एजुकेशन हो ले और नॉर्मल लाइफ होल्ड जिए, उसके बाद में गृहस्थ आता है। एक मतलब ये वो समय होता है जब इंसान को शादी करनी चाहिए और शादी करने के बाद जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड वाला जीवन होता है उसको व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद में आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या होता है 50 से लेके 75 साल तक की एज ईयर्स होती है। उसमें जो है फॉरेस्ट में जाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए उपनिषद के हिसाब से। फिर संन्यास, लास्ट जो एज आती है वो आती है संन्यास, मतलब जब इंसान 75 साल से और से ऊपर का हो जाता है तो उसमें उसको सब चीजों को मोह माया को त्याग कर जो है संन्यास ले लेना चाहिए। तो गाइस ये जो था हमने अभी कंप्लीट किया है हमारा इस वाले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम कंप्लीट करेंगे जैनिज्म को, और ये हमारा जो वीडियो हमने कंप्लीट किया वो उपनिषद कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो से हम जैनिज्म को पढ़ेंगे और 1-2 वीडियो और आएंगे, फिर हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है पूरा हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दे रखा है, आप उससे जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा। कुछ जो क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कुछ टाइम से, ये आ रही थी कि सर हम इसको ज्योग्राफी कब से स्टार्ट करेंगे, कैसा है। तो देखिए गाइस, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे दीजिए इसके ऊपर। मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह से अभी हमारी हिस्ट्री चल रही है, एक बार हिस्ट्री हमारी पूरी हो जाए 8th क्लास तक, उसके बाद में हम ज्योग्राफी 6 से 8 तक कवर करते चले, ठीक है, जिससे तैयारी और बेटर हो। आपके क्या कमेंट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने बोर्ड छोड़ दिया है, अगर आप लोगों ने उस समय नहीं लिखा है तो प्लीज पॉज करके लिख लीजिए। थैंक यू।